अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान की। आज हम बात करेंगे उसके रिफॉर्म्स के बारे में। आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि रिफॉर्म ज़रूरी क्यों है, ठीक है, और सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, वो इसी के साथ अटैच है, ठीक है, वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले सिविल सर्विस का मतलब क्या है और पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज की स्ट्रक्चर और कैटेगराइजेशन किस तरह है, ठीक है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपने रिफॉर्म्स की तरफ। देखें, आपको मैंने कहा था कि कुछ मसले मसाइल कुछ ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से हैं और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हैं। बिल्कुल उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज टू लोअर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये जो मसला था ये ब्यूरोक्रेट्स का था। वो ये नहीं चाहते कि जो उनकी पावर है, जो उनकी ऑटोनॉमी है, वो डिसेंट्रलाइज हो जाए और वो चली जाए नीचे निचले तबके के पास, जैसे नाजिम है, ज़िले नाजिम है, ठीक है, ये लोग कमिश्नर्स के ऊपर आ जाएं। वो ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान इज़ कॉन्स्टेंटली रेटेड लो ऑन वेरियस कंपैरेटिव कंट्री रैंकिंग्स, स्पेशली इन पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। आप देख सकते हैं गूगल पे जाकर, मुख्तलिफ डेट में मुख्तलिफ हो जाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है एक लो रेट के ऊपर है कंपेरेटिव कंट्री, जो है वो मतलब कंपेयर टू अदर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू दी सिविल सर्विसेज, ठीक है। जैसे देखें, पाकिस्तान के अंदर जो आप CSS के सिर्फ 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं, श्रीलंका में 5 दे सकते हैं। इस तरह इंडिया के अंदर मुख्तलिफ रेट है। उनकी जो सिविल सर्विसेज के मसले हैं वो कम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो कम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसाइल ज़्यादा हैं, ठीक है, और इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो है डिसफंक्शनल एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट मशीनरी इज़ ऑपरेटिंग एट वेरियस लेवल्स। पहले भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कुछ गवर्नमेंट के इदारे ऐसे हैं या गवर्नमेंट की मशीनरी ऐसी है जिनका स्ट्रक्चर इस तरह का है, उन्हें समझ नहीं आती कि किस मसले को कौन सा इदारा हल करे। जैसे आप जानते हैं आजकल नैब का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर बात होती है और ये कहते हैं कि फ़लानी चीज़ फ़ला डिपार्टमेंट के दायरे कार के अंदर नहीं आती, वो उसकी यूरिसडिक्शन में नहीं है, ठीक है। अब ये समझ नहीं आती है कि अगर बंदा करप्शन करता है या कोई ब्यूरोक्रेट करप्शन करता हुआ पकड़ा जाए, उसके केस को कौन हैंडल करेगा। एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। एक डिसफंक्शनल चीज़ है, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट की मशीनरी है, जिसको पता नहीं चलता कि किस बंदे के केस को कौन सा कोर्ट जो है वो लेके जाए। इसके अलावा जी, सिविल सर्वेंट्स कंसिडर देमसेल्फ टू बी अंडरपेड, ठीक है, ओवरवर्क, डीमोरलाइज एंड स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स। वो कहते हैं कि जितनी हमारी तनख्वाहें हैं उसके मुताबिक हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा है, काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं, 24 आवर हमारी जॉब होती है, ठीक है। कुछ मसाइल कभी भी उठ सकते हैं, इसीलिए हमें ऑन ड्यूटी समझें, हम ऑन ड्यूटी रहते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो हमारी पे है वो कम है, काम हमारा ज़्यादा है और स्ट्रेस जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये उनका गिला है, किनका जी, ब्यूरोक्रेट्स का। प्रिवेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन ब्यूरोक्रेसी। अब वो ये कहते हैं कि आपको मैंने पहले भी बताया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जब भी किसी पार्टी के बंदे के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी के बंदे के ऊपर पुलिस वाले जाके रेड करते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर साहब उसके खिलाफ कोई हुक्म देते हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो उस इलाके में इन्फ्लुएंस रखता हो वो उनकी जो है वो ट्रांसफ़र करा देता है, ठीक है। तो यह मसला है। ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि यह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। अब और मसाइल क्या हैं, सिविल सर्वेंट्स आर पुअरली ट्रेंड, सब ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड, बैडली मोटिवेटेड एंड इनग्रेन्ड विद एटीट्यूड्स ऑफ इंडिफरेंस, एरोगेंस एंड एपैथी। देखें, सबसे पहली जो बात है, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स, आपने CSS के एग्ज़ाम दे दिया जी, 12 पर्चे आपने दे दिए, आपने इंजीनियरिंग की है, मेडिकल की है, सिंपल BA की है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, जो भी है, आपके ज़्यादा नंबर आ गए जी, आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चले गए। आपकी ट्रेनिंग किधर है, ठीक है, 6 महीने में आप क्या कुछ सीखेंगे, कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, कोई तौर तरीका नहीं है। बस जिसके ज़्यादा नंबर आ गए वो अच्छे ग्रुप में चला गया, जिस बेचारे के कम नंबर आ गए वो निचले ग्रुप में चला गया। ये कोई तरीका नहीं है, इसको भी ठीक होना चाहिए। अगर आपने MBBS किया हुआ है तो उसके अपने ग्रुप्स होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो आप जनाब जा सकते हैं किसी IT वाले ग्रुप में, ठीक है। आपने MBA किया हुआ है तो आप रेवेन्यू वगैरह में जाएँ, आप कस्टमर टैक्सेशन में जाएँ, उन चीज़ों में जाएँ। इधर कोई साहब नहीं है जी, इंजीनियर है तो वो असिस्टेंट कमिश्नर बना हुआ है, डॉक्टर है तो वो जनाब पोस्ट ऑफिस में बैठा हुआ है। ये मसले हैं, ठीक है। नीड फॉर असिस्मेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ द एग्जेक्टिव। अभी जो एग्जेक्टिव ब्रांच है हमारा, ठीक है, एग्जेक्टिव ब्रांच कौन सा है, इंतजामिया, ठीक है, जो पुलिस सर्विस वगैरह ये सारे, ठीक है, ये एग्जेक्टिव है। इनकी कोई असिस्मेंट और एवोल्यूशन नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है। प्रमोशन किस बेस पर होगी, आपको किस जगह पर कितना स्टे करना पड़ेगा, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बने। तो ये मसाइल है। अच्छा जी, अब 2001 से लेकर अब तक क्या रिफॉर्म्स हो चुके हैं इसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं।
A three-tier local government structure consisting of district, तहसील, town and union council was established in all the four provinces. देखिए आपको मैंने बोला था कि मुशर्रफ साहब ने क्या किया था, एक डिवोल्यूशन प्लान बनाया था। उस डिवोल्यूशन प्लान के थ्रू हुआ यह था कि लोकल गवर्नमेंट का सेटअप बना था, ये सही है, उनका एक स्ट्रक्चर बना था और तीन हिस्सों में लोकल गवर्नमेंट को डिवाइड किया। डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1, उसके बाद तहसील या टाउन में, और थर्ड नंबर पर यूनियन काउंसिल। ये किस तरह काम करते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, आप मेरा जो लेक्चर इससे पिछला जो लोकल गवर्नमेंट पे दिया था आप उससे पढ़ें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने इस तरह डिवॉल्व किया पावर को ताकि जो ये मसले मसाइल आ रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। उसके बाद हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट नाजिम, उसका इलेक्शन होगा जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा। देखें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में क्या आते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स भी आते हैं। ठीक है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो कंट्रोलर होते हैं। इसी तरह नाजिम जो होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोलर होते हैं। हेड ऑफ तहसील टाउन गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड तहसील नाजिम एंड हेड ऑफ यूनियन काउंसिल विल बी इलेक्टेड यूसी नाजिम। आपने इनका नाम पढ़ा होगा, आपके गांव का कोई नाजिम होगा, यूनियन काउंसिल का नाजिम होता है। ठीक है, अब यूनियन काउंसिल क्या है, 3-4 गांव मिलकर यूनियन काउंसिल बनाते हैं। ठीक है, 3-4 यूनियन काउंसिल मिलकर फिर आपका जी टाउन बनाते हैं या तहसील बनाते हैं, फिर मुख्तलिफ तहसील मिलकर आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। तीन का स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर मुख्तलिफ लोग जो है बिठा दिए। द डिवीजन लेवल एंड सब डिवीजन लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर एबॉलिश्ड। देखें ये फिर वो लोकल गवर्नमेंट की बात आती है, आप पिछला लेक्चर जो है वो पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। अब द ऑफिस ऑफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वर एबॉलिश्ड। ये मुशर्रफ साहब ने ये काम किया था, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इन सब के ऑफिस जो है वो ख़त्म कर दिए थे। ये उनकी रिफॉर्म्स थी, बाद में फिर थोड़ा बहुत इनमें अमेंडमेंट कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है वो था ईच डिपार्टमेंट विल बी हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हु विल बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट नाजिम विद अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर डीसीओ एक्टिंग एज द कोऑर्डिनेट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। आपने डीसीओ का नाम सुना होगा। ठीक है, मुशर्रफ साहब ने ये चीज़ बनाई थी, उसने असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह को ख़त्म कर दिया था और उनका इख्तियार दिए थे नाजिम को। नाजिम जो था वो सुपीरियर हो गया था, ACDC साहब जो है वो उसके मुकाबले में कमज़ोर हो गए थे। इसके ऊपर बहुत बड़ी जो है वो उनकी तरफ से एक चैलेंज आया कि ये आपने क्या कर दिया। ठीक है, इतनी मेहनत करके हम लोग आते हैं और जब हमारा जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं, पढ़ लिख के इतना कुछ करते हैं, आप एक ऐसा बंदा जो आपके MP या MNA की तरह पैसे दौलतमंद है, उसके पास पैसा है, इलेक्ट होकर गाँव से उठकर हमें ही चैलेंज करता है कि आप गलत कह रहे हैं, ये गलत है। इस चीज़ को फिर चैलेंज किया गया। अच्छा जी, अ न्यू पुलिस ऑर्डर रिप्लेसिंग द पुलिस एक्ट 1891 वाज इनेक्टेड टू ले द बेसिस फॉर अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द पुलिस। पुलिस वालों को जनाब उनको एक और स्ट्रक्चराइज किया गया। आपको मैंने कहा जो नाजिम था वो डिस्ट्रिक्ट का जो है वो हेड बन गया था, पुलिस को भी पकड़ के खड़ा करके पूछ सकता था तुमने ये काम क्यों किया। ठीक है, तो पुलिस वर ऑल्सो अकाउंटेबल इन द फ्रंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नाजिम। ठीक है, लॉ फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफरेंट सिचुएशंस। अच्छा जी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर वर ट्रांसफर टू द जुडिशियल ऑफिसर्स। अब ये जो थी कुछ और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटल पावर जो है ये क्या है, किस तरह काम करते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको भी छोड़ दें। अब जनाब जो आपका सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस, उसके आगे और क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखें सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है सिविल सर्विस की। ठीक है, ये देखें 4 टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन पाकिस्तान, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। आपके कुछ सर्विसेज हैं, कुछ आपके ग्रुप्स हैं, ये वो सर्विसेज हैं ऑल पाकिस्तान में। ठीक है, नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस। उसके बाद आपके जो हैं वो फेडरल के अंदर ये आते हैं फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विस। फिर रेवेन्यू वाले के अंदर आपका इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और कस्टम सर्विस आते हैं। ये अगर आप CSS का सिलेबस खोलेंगे तो उसके फर्स्ट पेज के ऊपर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में ये चीज़ लिखी हुई है। FPSC की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद आपका प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एक अलग हिसाब है। अब प्रोविंस, ये तो पीछे जो मैंने लेक्चर, ये जो स्लाइड्स आपको मैंने दिखाई ये फेडरल लेवल पे थी। अब प्रोविंस के ऊपर आए तो आपके पास PMS के एग्ज़ाम होता है, जैसे आप PMS के एग्ज़ाम देते हैं, CSS और PMS। CSS फेडरल लेवल पर हुआ, PMS आपका प्रोविंशियल लेवल पर हुआ, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। इसके अलावा प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव सर्विस PES के भी एग्जाम्स होते हैं, प्रोविंशियल टेक्निकल सर्विस PTS और प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विस PGS। इसके ऊपर आप जजेस वगैरह आपके जो है वो मुंतखब होते हैं और मुख्तलिफ और मराहिल। अच्छा जी, अब जो बंदा फेडरल सर्विसेज के साथ जुड़ा होगा वो फेडरल गवर्नमेंट का काम करेगा, और जो प्रोविंशियल लेवल के साथ होगा वो सिर्फ प्रोविंशियल में काम करेगा। मतलब PMS ऑफिसर की पोस्टिंग सिर्फ सूबे के अंदर होगी और CSS ऑफिसर की पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर होगी। ठीक है,
अब fresh recruitment to some other existing careers such as postal, CTG, railway information should be discontinued in the future. अब एक रिकमेंडेशन है ये, अब ये जो रिकमेंडेशन है ये हो जानी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखें जो दो ग्रुप्स हैं आपके, पाकिस्तान रेलवेज और पोस्टल, ठीक है। अब ये इस तरह के ग्रुप्स हैं, देखें आपको पता है TCS और OCS वगैरह जो कोरियर सर्विसेज हैं, ये आपके पाकिस्तान जो पोस्ट ऑफिस है उससे ज़्यादा फास्ट काम करते थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसकी ज़रूरत क्या है, इतने आप ऑफिसर जो जितने उधर भर्ती कर रहे हैं उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। हर साल आप CSS के पोस्ट में जो है वो पोस्ट ऑफिस वालों को ले आते हैं, उन्हें छोड़ दें, उनकी ज़रूरत इतनी नहीं है। हर 3 साल बाद जो रेलवे और पोस्ट ऑफिस वाले हैं उनकी पोस्ट लाएँ, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें जो बाकी ग्रुप्स हैं उनमें। एक रिफॉर्म थी, ठीक है, एक सजेशन दी गई थी। अदर मोड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट सच एज फॉर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर कैन बी सेट अप बाय ईच प्रोविंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट नीड टू अडॉप्ट। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा, ये बाद में इम्प्लीमेंट भी हुआ, ठीक है, कि जो एजुकेशन वगैरह है या इस तरह की जो चीज़ 18वीं तरमीम के बाद सूबों को दी गई उनकी रिक्रूटमेंट सूबा खुद करे, ठीक है। तो एक रिकमेंडेशन इस पर बाद में अमल दरामद कर लिया गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप टू बी रिनेम्ड एज पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये किया गया। मतलब ये रिफॉर्म्स की गई हैं 2001 के बाद। मैं आपको वो रिफॉर्म्स बता रहा हूँ जो 2001 के बाद कर दी गई हैं। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ कंसल्टेंट टू बी इनकरेज। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट जॉब करते हैं, शॉर्ट टर्म जॉब करते हैं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट करते हैं, उन्हें आप इनकरेज करें। और ये क्यों इनकरेज करें? देखें, हर बंदा CSS करना चाहता है, हर बंदा PMS में जाना चाहता है, हर बंदा बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता है। तो 2001 के बाद मुशर्रफ साहब ने ये भी कहा कि नहीं, आप उन लोगों को भी इनकरेज करें जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जॉब करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करते हैं। इनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस निकालें ताकि लोगों का माइंड उस तरफ जाए, सब बंदे जो है वो CSS PMS में ना जाएँ, ठीक है। इस तरह बोझ कम हो जाएगा। नीड फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क फोर्स इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अच्छा जी, आपको पता है जिस बंदे में जितनी हिम्मत है, जितने उसके पास इल्म है, नॉलेज है, आप अपने माशरे को इतना ताकतवर बनाएं कि वो आपके मुल्क की इकानमी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें और स्पेशलाइज्ड वर्क फोर्स आप बनाएं, ठीक है। जैसे आपको पता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मतलब एक साल के एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है और जो लोग जिस डिपार्टमेंट में या मतलब जिस फील्ड के अंदर उनकी डिग्री होती है उन्हें 1 साल के लिए भर्ती किया जाए, इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर फिर वही बात हो रही है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस टू सप्लीमेंट की पॉलिसी मेकिंग पोजीशन बाय स्पेशलिस्ट। एक नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस बनाई गई, ठीक है, और जो स्पेशलिस्ट थे किसी भी फील्ड के अंदर उनके लिए स्पेशल पोजीशन जो है वो बनाई गई, ठीक है। फिर ये भी किया गया कि जो आपकी FP जो 20 से 22 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिकली इलेक्ट ना हो। आपको पता है जो 20-22 ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं किसी बहुत बड़े इदारे के कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, उनके मैनेजर्स होते हैं, जैसे आप PI कर लें, ठीक है, या और किस तरह के इदारे हैं। इस तरह के जो ग्रेड के अफसर होते हैं वो पहले क्या होता था, जो पॉलिटिकल पार्टी होती थी वो अपना बंदा उधर बैठाते थे। तो 2001 के बाद सिविल सर्विसेज ने ये कहा कि नहीं, इस तरह के जो 20 से 22 ग्रेड ऑफिसर्स होंगे उनके इम्तिहान होंगे किसके थ्रू, PPSC या FPSC के थ्रू होंगे, ठीक है। ये एक रिकमेंडेशन की गई थी। कैंडिडेट विल हैव टू फुलफिल द रिक्विजिट क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड पास्ट परफॉर्मेंस। उन्होंने ये कहा कि जब आप किसी भी खास मकसद के लिए एजुकेशन वगैरह के लिए जाएंगे, एग्जाम देंगे, आपको एक्सपीरियंस और पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उसके बाद ही आपका ये NTS PTS वगैरह ये रिक्रूटमेंट शुरू कर दीजिए। और ये आप देख सकते हैं आपके सामने मज़ीद चीज़ें आ रही हैं, आप इतना मेरा नहीं ख्याल इसको इतना स्पेंड करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब अगर उनकी रिक्रूटमेंट की बात की जाए, ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की बात की जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम्स क्या हैं रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में। करंट रिक्रूटमेंट सिस्टम डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एप्टीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए, जब आप CSS के एग्जाम देते हैं तो एक रिटन एग्जाम होता है, कोई मतलब आपसे जैसे आप अगर आर्मी में जाते हैं, PF में जाते हैं, किसी और इदारे में जाते हैं, आपसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, कोई आपकी स्किल का टेस्ट नहीं है, कोई एप्टीट्यूड नहीं है, बस आप सीधा सीधा पेपर हल करें और अगर पेपर आप पास हो गए तो आप CSS करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर नॉट टेस्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन, जो आप CSS एग्जाम देते हैं। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आर गिवन 0 वेटेज। एक बंदा जो है MBBS की डिग्री लेके बैठा है, एक बंदे ने PhD की है, एक बंदे ने सिंपल BA किया है, तीनों एक ही कैटेगरी में, ठीक है, तीनों के लिए चीज़ें सेम है। कोई आपको एक्स्ट्रा ये नहीं कि आपने PhD किया तो आपको 5-10 नंबर और ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जो प्रॉब्लम है इसमें, वो ये है कि पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट आर मोर ऑफ फॉर्मेलिटी,
चलें ये अगर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें भी नहीं, वैसे होता नहीं है, कई बार होता भी है, सबकी अपनी अपनी राय है। कहते हैं आप CSS पास कर लें रिटर्न, तो आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स वो कहते हैं कि जनाब साइकोलॉजिकल में आपको निकाल लेंगे। तो ये कहानी होती है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। आप जी CSS कर रहे हैं, बाकी जनाब रिटर्न पास कर लें तो बाकी आपको लगा दें कि ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी लोग काफ़ी एतराज़ात करते हैं। अब अल्लाह जाने होता है नहीं होता है वो गलत चीज़ है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन ये एतराज़ है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशंस, किसी को कुछ नहीं पता कि आपने CSS के एग्जाम दिया है, आप कौन से ग्रुप में जाएंगे और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, किसी को नहीं पता। आप 90% वो लोग जो CSS के एग्जाम लेते हैं, आप उन्हें ये पूछें पाकिस्तान ऑडिट वगैरह के जो है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो ये किस तरह के एग्जाम है। मोर हॉलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब आप एक अप्रोच होनी चाहिए रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए जो अभी तक इतनी खास नज़र नहीं आ रही। एक्टिव इंटरेक्शन ऑफ FPSC PPSC विद यूनिवर्सिटीज इज रिक्वायर्ड। देखिए आपको पता है सेमिनार्स होते हैं, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो जाकर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सेमिनार्स करते हैं और कहते हैं कि आप ये काम करेंगे, हम आपको रिक्रूट करेंगे। बिल्कुल यही चीज़ है, FPSC वाले PPSC वाले यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाकर के बात करें कि भाई आप जब बंदे को डिग्री देते हैं किस बेस पे देते हैं, क्या सिलेक्शन है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं है, मतलब कहने का ये है जिसकी जितनी भी तालीम है वो उसकी ज़ीरो वेटेज है, ठीक है, बस BA होना चाहिए। ये आपकी जो है वो एक प्रॉब्लम है रिक्रूटमेंट में। यहाँ पर फिर वही बात हो रही है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट इन दो में पाकिस्तान पोस्टल सर्विस और पाकिस्तान रेलवे सर्विसेज में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट कोरियर सर्विसेज वगैरह जो है वो इन दोनों को जो है वो पीछे छोड़ रहे हैं। आपको पता है ड्राइव और सर्विस वगैरह इतनी तेज़ हो गई, आपकी रेलवे को पीछे छोड़ दिया, TCS OCS वगैरह की सर्विस ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को पीछे छोड़ दिया। तो कहते हैं इनमें फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए, 2-3 साल बाद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये है देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। PMS वगैरह में होता है, CSS में कहते हैं शुरू होने वाला है। उसके बाद आपके जनरल एग्जाम होते हैं, उसके बाद ग्रुप स्पेसिफिकेशन होता है। अगर आप एग्जाम पास करें, फॉर्म के अंदर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं, उसकी बेस पर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। CSS के एग्जाम क्लियर करने के बाद, ठीक है, अगर आपका रिटन पास होता है तो आपके पास एक फॉर्म आता है जिसके अंदर बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होती है और वहाँ पर आपने लिखना होता है कि मैं जी PAS में जाना चाहता हूँ, PSP में जाना चाहता हूँ, किस फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ। वो आपके एक टिक लगा देंगे, 11 ग्रुप से, सही है। उसकी बेस पर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन आपकी हो जाती है। लोकेशन हुई ना हुई वो बात भी बात है, ठीक है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसीजर। उसके बाद जनाब सिविल सर्विस रिफॉर्म परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट के ऊपर क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा जी, तो परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। देखें जैसे आपको मैंने पहले कहा कि परफॉर्मेंस की रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑफिसर कितना काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी लिंक्ड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ आप क्या करें, परफॉर्मेंस को भी ऐड कर दें। हाई परफॉर्मेंस टू बी रिव्यूड इन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टर्म्स। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो उसको रिवॉर्ड करें, अच्छे उसको अलाउंसेस दें, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल चीज़ें भी उसकी अच्छी करें, ठीक है। उसके जो अलाउंसेस हैं आप उन्हें अच्छा करें जिसकी परफॉर्मेंस हाई हो। इसके अलावा मिड ईयर असेसमेंट लें, मिड ईयर असेसमेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अप टू डेट एंड प्रोग्रेस इज बीइंग मेड टू अचीव देम। यानी कि अपने CSS कर लिया अफसर बनेंगे जो चाहे करते हैं, फिर ऐसे नहीं। आपने क्या करना है, हाफ ईयर में, मिड ईयर में आप उनके असेसमेंट करें और उनके ट्रांसफ़र, उनकी सारी चीज़ों को जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर उनके मज़ीद फैसले करें। तो ये एक जो है वो की गई थी, मतलब ये एक रिफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद नीड टू सेपरेट हाई परफॉर्मर्स फ्रॉम लो परफॉर्मर्स एंड करेक्टिव मेजर्स टू एड्रेस लो परफॉर्मेंस, ठीक है। ये भी एक रिफॉर्म की गई है, ठीक है। 2001 के बाद के जो परफॉर्मर्स हैं लो परफॉर्मर्स को अलग कर दिया, ठीक है। और उनके जो है वो अच्छे परफॉर्मेंस लाने के लिए मजीद जो है वो तालीम दी गई कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। ये वो रिफॉर्म है कुछ, ठीक है। अब क्या किया मजीद जो जितनी वो ट्रांसफ़र आपको बताया था बहुत बड़ा मसला था, उसके अंदर क्या क्या मजीद रिफॉर्म्स किए गए उसके ऊपर बात करते हैं। तो ट्रांसफ़र के हवाले से जनाब ऑफिसर्स आर रिलक्टेंट टू सर्व आउटसाइड देयर होम प्रोविंसेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। आपको पता है एक बंदा अगर पंजाब का रहने वाला है, ठीक है, और समझें किसी सिटी से, सेंट्रल पंजाब से किसी सिटी से उसका ताल्लुक है, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वो सिंध में जाकर किसी रूरल एरिया में जाकर उसका ट्रांसफ़र हो जाए। सब लोग ये कहते हैं, सारे ऑफिसर्स कहते हैं, वो रिलक्टेंट होते हैं सर्व करने से, अपना जो है वो सर्विस सुधर नहीं करना चाहते, जो उनकी अपने जो होम प्रोविंस है उससे दूर हो,
सब लोग ये चाहते हैं अपने प्रॉमिस के अंदर लगे रहें, ठीक है, वहाँ पर हम जॉब करते रहें। तो ये होंगे सही बात, सब लोग ये चाहते हैं, तो प्रॉब्लम है। इसके लिए फिर उन्होंने ना मजीद जो है वो रिफॉर्म्स की हैं। वो क्या क्या हैं देखें। All officers, including female officers of PS, Pakistan Administrative Services, जो commissioners हैं, and PSP, Police Service of Pakistan, should serve in province other than home province for a minimum period of 3 years. ये रिफॉर्म की गई थी कि 3 साल कम अज़ कम आपने अपने प्रोविंस के बाहर रहना है। जो पुलिस वाले हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, आपने 3 साल मिनिमम का पीरियड अपने सूबे से बाहर गुजारना है, उसके बाद आप अपने सूबे में ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, ये रिफॉर्म की गई थी ताकि उन्हें इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आप जो है वो जो चाहते हैं ऐसा नहीं होगा, जो हम चाहते हैं वैसा होगा। अच्छा जी, postings at very senior levels, BS 21 to 22, should be done by properly examining each individual case in order to ensure that the right officers placed at the right job. जो 21-22 ग्रेड ऑफिसर्स होते हैं, आपको पता है इनके पास बहुत बड़ी पावर होता है, बहुत बहुत बड़ा इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो हर इंडिविजुअल केस को स्टडी करना चाहिए, करते हैं, ठीक है, ताकि ये बावर कराया जाए कि अच्छे सही ऑफिसर को सही जगह पर हमने पोस्ट किया। सही है। अच्छा जी, इसके बाद एडिक्वेट फैसिलिटी स्पेशली अकोमोडेशन बी इंश्योर्ड, ऑफिसर्स बीइंग पोस्टेड टू फार फ्लंग और अंडर डेवलप्ड एरिया और इस्लामाबाद। देखिए, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, और अगर बिल्कुल छोटे रूरल एरियाज की बात की जाए तो भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। इन दोनों केसेस में जो भी ऑफिसर्स इन जगहों पर तैनात हो उन्हें स्पेशल अकोमोडेशन दी जाए, ठीक है, और बहुत उनको एडिक्वेट फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि वो मोटिवेट हों और बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सकें। इसके बाद ऑफिसर्स exerting political influence regarding their postings or trying to avoid certain posting be penalized at the time of promotion। देखें, जो अफसर कोई पॉलिटिकल प्रेशर डालना चाहता है, ठीक है, कि मुझे इसी जगह पर ट्रांसफर करो, पॉलिटिकली जो है वो प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को, उस बंदे की उस टाइम बात मान ली जाए बेशक, ठीक है, लेकिन जब वो प्रमोट हो तो प्रमोशन के टाइम उसको पेनल्टी दी जाए। ये रिकमेंडेशन दी और ये एक रिफॉर्म है जो की गई है, ठीक है, ट्रांसफर के हवाले से। इसके बाद जब हम ई गवर्नमेंट की बात करते हैं, ई गवर्नमेंट क्या है आपको पता है, ये रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज एन एनेबल टुवर्ड्स अचीविंग गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी व्हाइल इंक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ सिटीजन इन बिजनेस टू एक्सेस पब्लिक सर्विसेज इन इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। आसान अल्फाज में ई गवर्नमेंट का वो स्टेप है जो इंटरनेट के थ्रू घर बैठे आवाम को गवर्नमेंट के साथ दी जाती है, वो ई गवर्नमेंट। पाकिस्तान के अंदर ऑब्जेक्टिव्स है ई गवर्नमेंट के, आपके सामने दिखाता हूँ। इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज, ठीक है, ये चीज़ें आप देख लें। आसान अल्फाज में आपको ये चीज़ आपको दिखाना चाहता था। 4 हैं, G2G, G2B, G2C एंड G2E, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन बिटवीन फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल, अदर कंट्रीज, ठीक है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। ये है कवर्ड एरियाज ऑफ ई गवर्नमेंट के। देखें, आपको ई गवर्नमेंट पर ऐसे भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ों में। आप इस स्लाइड को, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड अपने पास रखें, इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ई गवर्नमेंट के और इसी तरह के मीडिया के ऊपर ऐसे लाजमी आता है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आपने इसको लाजमी अपने साथ महफूज रखना है, ठीक है। इन 4 एरियाज में बता सकते हैं। नेक्स्ट है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसमें आपके जो सप्लायर और बिजनेसेस हैं वगैरह, जो भी बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है। थर्ड है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। आपको पता है गवर्नमेंट टू इंटरेक्शन विद सिटीजन इन टर्म्स ऑफ हायर क्वालिटी, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज आपकी हैं, नादरा सर्विस, ID कार्ड सर्विस, ये गवर्नमेंट टू सिटीजन है, ठीक है। G2E, government to employee interaction, provide easy to use, easy to find points of services। मतलब है एम्प्लॉय, आपको ये पता है गूगल मैप आप यूज़ करते हैं, ठीक है, JS क्या है, शीजी पैसा, ये सारी चीज़ें। तो एम्प्लॉइज़ में उनको भी आप अपना जो उनकी परफॉर्मेंस वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, ये सारे जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो उन्हें देती है। आपको पता है जो गवर्नमेंट टीचर्स आजकल होते हैं उनकी भी एवेल्यूएशन के लिए उन्हें फॉर्म दिया हुआ है, और गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉइज़ के साथ इंटरनेट के थ्रू जुड़ी हुई है। तो ये वो कवर एरियाज है जो ई गवर्नमेंट पाकिस्तान आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, ये है अगर आप इंफॉर्मेशन लें तो उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन सिटीजन को दे सकते हैं, ठीक है, करेंसी वगैरह की इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्टिव में कौन सी चीज़ें हैं, सिटीजन कैन इंटर कंप्लेंट्स, जॉब एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। ट्रांजेक्शन में आप NICs, पासपोर्ट्स, ई मनी, सारा कुछ ATMs, ये सब कुछ कर सकते हैं। कोलेबरेटिव में क्या, सिटीजन एंड बिजनेस कोलेबरेट विद द गवर्नमेंट ऑन प्रोसेसेस प्रोजेक्ट्स। कोलेबरेशन मतलब इकट्ठा मिलजुल कर बैठ कर काम करना। मतलब गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन जो है बिजनेस के साथ कैसे काम करती है, गवर्नमेंट बिजनेस के साथ कैसे डील करती है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर आजकल दस्तियाब होती है।
अच्छा जी, ये देखें अभी जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ने आपके सामने, स्कूल एनरोलमेंट है वो ई गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है, एप्लीकेशन सब कंप्यूटराइज, नेशनल आई डी कार्ड, नादरा वगैरह सारा घर बैठे आप एप्लीकेशन दें, या और मजीद चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, आप उसको पढ़ लें। अच्छा जी, अब कुछ रिकमेंडेशन हैं, रिकमेंडेशन आपको दूंगा, आप इसको लिख भी सकते हैं। रिकमेंडेशन हमेशा आपको आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं पेपर में। जब भी रिकमेंडेशन की हेडिंग देते हैं एग्जामिनर कभी भी उसको काटता नहीं है, याद रखें। रिकमेंडेशन आप कितनी मर्जी है उसको कभी भी आपको जीरो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप ये ना सोचिए कि रिकमेंडेशन के लिए मैं कुछ लिखूंगा तो ऐसा एग्जामिनर को बुरा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल योर माइंड, लिखें जो मर्जी आपको रिकमेंड आता है, लेकिन बात ऐसी हो जो लॉजिकल हो, ठीक है। तो रिकमेंडेशन में क्या लिख सकते हैं? quota for rural areas should be separate and it should include all rural areas of country। देखिए सबसे बड़ी बात जो सी एस वगैरह में आपके सामने आती है, रूरल और अर्बन एरियाज की आती है। देखिए एक लड़का अगर लाहौर की एकेडमी से पढ़ा है, ठीक है, या इस्लामाबाद की किसी एकेडमी से CSS की तैयारी उसने की है, वो बंदा, और एक बिल्कुल गाँव का लड़का जिसने उर्दू मीडियम में मैट्रिक पास किया हो, मरमर कैफे किया हो, फिर BA किया हो, प्राइवेट किया हो, उसका आप दोनों को CSS के एग्जाम में भरते हैं। क्या आपको लगता है कि एक बंदा जो इस्लामाबाद का रहायशी है और उसने एकेडमी से तैयारी की है वो उसको कम्पीट कर पाएगा? वो गाँव का बंदा कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह करें, अर्बन एरियाज का अलग कोटा रखें, रूरल एरियाज का अलग कोटा रखें, रूरल एरिया वाले आपस में कम्पीट करें, अर्बन वाले आपस में कम्पीट करें। रिकमेंडेशन है, दे सकते हैं आप, ठीक है। दूसरी बात, CSS के एग्जाम देने से पहले आप स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। 30,000 32,000 40,000 लोग जो एग्जाम में जाते हैं, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट ले लें, जो कंपटीशन हो रह जाएंगे, बाकी जो है वो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होनी चाहिए। कह रहे हैं अभी 2021 में जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो शायद वो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस अनड्यूली, ठीक है, अनबियरेबली लेंथी शुड बी रिड्यूस्ड। आपको क्या जी, आपको पता है जब CSS के एग्जाम आप देते हैं, आप 2012 में अगर एग्जाम दिए तो 2013 में उसका रिजल्ट आता है, 14 में आपको इंटरव्यू होता है, 15 में आपकी वेरिफिकेशन होती है। बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त बाहर होता है, कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये उसको थोड़ा सा ना रिड्यूस करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी, फैसिलिटेशन ऑफ कॉमन मैन शुड बी इनकलकेटेड इन सिविल सर्विस। ये चीज़ें सिविल सर्विसेज वालों को भी एहसास होना चाहिए कि जो बाकी लोग बाहर बैठे ये भी इंसान हैं, ठीक है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी जो बैठे उनकी भी ज़रूरी है। ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, रिकमेंडेशन में। अच्छा, जो नेक्स्ट बात है, सिलेक्शन टू स्पेसिफिक ग्रुप शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द पासिंग ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड एप्टीट्यूड। अब जैसे मैंने कहा कि जो बंदा जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा माहिर है और जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसके मुताबिक उसको ग्रुप देना चाहिए। इसके बाद जो एनालिटिकल एबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, ये भी होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई के इम्तिहान नहीं होना चाहिए। अब्सोल्यूट रूल एंड प्रोसीजर जो है पुराने ज़माने के दकियानूसी तरीक़ेकारों को ख़त्म करें CSS के एग्ज़ाम में, ठीक है, जो FEAC और नए नए तरीक़ों को निकालें, ठीक है। तो सुनने में आ रहा है कि वो जो जैसे आर्मी और आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले जो आपको कंप्यूटर पर बिठा के स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं ना, वो चीज़ अभी FPC वाले ला रहे हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो MCQ के पेपर दें। तो वो भी अच्छी बात होना चाहिए, इससे ना आपका जो टाइम वो बड़ा ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बच जाएगा। अच्छा जी, अब उसके अलावा जो है आपको मैंने बताया आर्मी वालों को CSS मिल रहे हैं, ये जुल्म है। फौजियों को फौजी हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है, उन्हें अब CSS कराने की क्या ज़रूरत है? पहले जब वो ऑफिसर्स बन गए हैं दोबारा क्यों ला रहे हैं, ठीक है। अब इरेलेवेंट सब्जेक्ट जैसे पश्तो है, पंजाबी है, सिंधी, इनमें और भी इनको लाने की क्या ज़रूरत है भाई? इनको छोड़े रहने दें, और ई गवर्नमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। अगर आपको पसंद आ गया तो लाइक करें, कमेंट करें जिस चीज़ की समझ नहीं, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे, और तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।